हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बोलना, चलना और समझना कैसे सीखता है? क्या सिर्फ पढ़ाई से लर्निंग होती है या उसके आसपास का इन्वायरमेंट भी उतना ही जरूरी होता है? आज हम इसी इंटरेस्टिंग जर्नी को समझने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को हिंदी में हम बोलते हैं विकास। तो विकास क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज। सतत परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट होता है। एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि विकास एक कंटिन्यूअस और सिस्टमैटिक और प्रोग्रेसिव प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक बदलाव होते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का, ये बर्थ से लेकर डेथ तक चलता है, लाइफ लॉन्ग चलता है। और इसमें क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों तरह के चेंज होते हैं। डेवलपमेंट का मतलब क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा छोटा होता है, फिर बढ़ता है, फिर वो एडल्ट हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो एक क्या है? क्वांटिटेटिव चीजें हैं कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। और क्वालिटेटिव मतलब आपकी बिहेवियर में, जैसे आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, आपका इमोशनल फ्रंट कैसा है, आपका सोशल स्किल्स कैसे हैं, ये क्या होते हैं? क्वालिटेटिव होते हैं। तो ये सारे देखिए, जो डेवलपमेंट जो प्रोसेस होता है, वो दोनों चीज़ों का मिक्स होता है। उसमें क्वालिटेटिव भी चेंजेस आते हैं और क्वालिटेटिव भी आते हैं। और इसमें क्या होता है? इंक्लूड्स ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। और डेवलपमेंट एक हॉलिस्टिक प्रोसेस होता है, जिसमें ग्रोथ, ग्रोथ मतलब जैसे आपकी लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, हम बच्चे हैं, फिर एडल्ट हैं, फिर बूढ़े हो रहे हैं, तो ये ग्रोथ है। मैच्योरेशन परिपक्वता, आप बिहेवियर वाइज कैसे परिपक्व हो कि नहीं हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं आपके पास, हर एज के अकॉर्डिंग आप हर एज के लोगों के साथ कैसे सामंजस्य बैठा पाते हैं, ये मैच्योरेशन बोलते हैं। आप कितने मेच्योर हैं। और लर्निंग, लर्निंग में आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं। आपका, आप पढ़ाई के, आपका एकेडमिक एरिया कैसा लर्निंग है, आपकी सोशल लर्निंग कैसी है, आपका इमोशनल लर्निंग। तो इस तरह से क्या है कि डेवलपमेंट एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसके अंदर ग्रोथ भी आता है, मेच्योरिटी भी आती है और लर्निंग भी आती है। तो ये क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज है, जो कि बर्थ से लेके डेथ तक चलती है। अब इसको हम लोग देख सकते हैं एक तरीके से कि हाउ वी ग्रो, हम कैसे बड़े होते हैं। जैसे एक बच्चे का जो विकास होता है, वो डेवलपमेंट जो होता है, वो डायरेक्शनल। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सफेलो प्रिंसिपल एक बच्चे का जो विकास होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। सफेलो, तो देखिए डेफिनेट इसका मतलब, सफेलो का मतलब हेड टू टो, मतलब बच्चे का जो विकास होता है सिर से लेके नीचे की तरफ होता है। और देखो, सफेलो का मतलब होता है हेड, और कैडुअल का मतलब होता है टेल। तो इसीलिए सफेलो प्रिंसिपल बोलते हैं, क्योंकि बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से लेके पैर की तरफ होता है। मतलब एक तरह से एग्जाम्पल्स हम समझ सकते हैं कि आपने अगर अपने घर में बच्चे देखे होंगे, तो बच्चों का प्ले स्टार्टिंग में सिर बहुत हिलता है और बिल्कुल बैलेंस नहीं होता है। तो कुछ महीने के बाद बच्चा, लगभग 3-4 महीने के लगभग, अपना नेक कंट्रोल करना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो खड़ा होना सीखता है। फिर उसके बाद लगभग 8-10 महीने में वो 8 महीने में, लगभग 8-9 महीने में स्टैंड करना सीख जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हर बच्चे का लेकिन ग्रोथ अलग अलग होता है, एक जनरल व्यू मैं आपको दे रही हूँ। फिर धीरे धीरे वॉक करना, फिर चलना सीख जाता है, लगभग 10 से 12 महीने या 14 महीने के लगभग वो वॉक करने लगता है। तो इस तरह ये जो प्रोसेस है, ये हेड टू टो है। एक तरीके से हमने हेड के टो मतलब पहले नेक कंट्रोल किया, फिर खड़ा होना सीखा, तो फिर वॉक करना शुरू किया। तो ये क्या है आपका, जो एक बच्चे का ग्रोथ है, सफेलो प्रिंसिपल इस पे अप्लाई होता है।
फिर एक दूसरा प्रिंसिपल होता है जो बच्चे में अब होता है, वो है कि प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, सेंटर टू आउटवर्ड। जैसा कि इसमें दिखाया कि एरो का निशान है कि बच्चे का जो विकास होगा वो सेंटर से लेके बाहर की तरफ होगा। प्रॉक्सिमो का मतलब होता है नियर या सेंटर। देखिए पहले बच्चा, इसका मतलब है कि बच्चा पहले क्या करेगा, शोल्डर। तो मैंने बोला ना कि पहले बच्चे का नेक हिलता रहता है, फिर 3-4 महीने के लगभग धीरे धीरे वो उसको कंट्रोल स्टेबल करना धीरे धीरे उसके में शुरू हो जाता है। तो क्या है, इसी तरह से जो ये प्रॉक्सिमो डिजिटल जो प्रिंसिपल है उसमें होता है कि शोल्डर पहले बच्चे का कंट्रोल करना सीखता है, फिर धीरे धीरे आर्म से कंट्रोल होती है, फिर बाद में वो फिंगर्स पे अपने उसके कंट्रोल आता है। तो बाद में जब बच्चा अपने छोटे छोटे फिंगर से भी कुछ कुछ चीजों को पकड़ना सीखने लगता है। तो इस तरह बच्चे का इस तरह का जो ग्रोथ होता है एक डायरेक्शनल ग्रोथ होता है, रूल अप्लाई करके होता है, जिसमें दो रूल हमने अभी डिस्कस किया, सेफेलोकैडुअल और प्रॉक्सिमो डिजिटल प्रिंसिपल। अब देखिए डेवलपमेंट क्या है, एक ऑर्डरली जर्नी है। एक बच्चे का जो विकास होता है उस वो ऑर्डर में होता है। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे में किसी में कुछ ऑर्डर है, किसी में दूसरे में अलग ऑर्डर, ऐसा नहीं होता है। एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो कि हर जगह हर देश में, हर जिले में, पूरे वर्ल्ड में एक ही जैसा होता है। ठीक है। तो देखिए पहले तो ये एक पहला फर्स्ट थिंग है, पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्योंकि देखिए ये जो प्रोसेस होता है कंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं, कि वॉर्म टू टर्म। वॉर्म का मतलब होता है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है, हम जानते हैं कि एक बच्चा 9 महीने अपनी माँ के पेट में रहता है, और धीरे धीरे जब उसका ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है 9 मंथ में, तब जाके वो बाहर आता है। तो वॉर्म टू टर्म मतलब एक डेवलपमेंट एक अपने आप में एक प्रोसेस है, और जो कि मतलब माँ के गर्भ से शुरू होता है, और जब तक हम जीते हैं, जब तक हम मर नहीं जाते हैं, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। ये अलग बात है कि डेवलपमेंट के अलग एरिया होते हैं। एक एज तक हमारी लंबाई बढ़ती, चौड़ाई बढ़ती है, और हमारा शरीर का ग्रोथ होता है। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हमारे इमोशनल फ्रंट, हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तो हमारे इमोशंस के फ्रंट पे बहुत सारी चीजें हम स्ट्रगल करते हैं, तो उसमें सीखते हैं। फिर एक एज में हम काफी 25, 26, 28 के लगभग काफी मेच्योर हो जाते हैं। तो फिर हर एज में आपकी एक अलग जर्नी होती है। कहीं पे एक फिजिकल आपका डेवलपमेंट है, कहीं इमोशनल डेवलपमेंट है, कहीं आपका सोशल डेवलपमेंट है। तो ये सारी चीजें एक डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। तो ये अपने आप में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। फिर हम देखते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है इस सिक्वेंशियल ऑर्डर है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम इस जो सीक्वेंस है बच्चे के ग्रोथ की अगर हम बात कर रहे हैं, इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने अपने बच्चों को देखा हो, तो बच्चा लगभग क्या होता है, पहले क्या होता है, पहले बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे जब बैठने लगता है 5-6 महीने में, फिर धीरे धीरे स्टैंड उसको कराया जाता है, तो धीरे धीरे 8-9 महीने के लगभग वो स्टैंड करना मतलब धीरे धीरे सीखता है। फिर जब जब अच्छे से मजबूती स्टैंड करना सीख जाता है, और कई बार गिरता है, गिरते गिरते स्टैंड करना एक जगह पे सीख जाता है, तो फिर उसको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो फिर वॉक की तरफ एफर्ट लगाता है, अपना कदम आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे उसमें भी कई बार चलता है, गिरता है, ये कई महीनों का प्रोसेस होता है, फिर बाद में वो चलना सीख जाता है। लगभग 10 से 12-13 मंथ के अराउंड बच्चा चलने लगता है। तो ये अपने आप में एक ऑर्डरली प्रोसेस है, सीक्वेंस में है, कि पहले बच्चा बैठेगा ही, फिर स्टैंड करेगा, फिर वॉक करेगा। तो ये सीक्वेंस सारे बच्चों में है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते। फिर जनरल टू स्पेसिफिक की हम बात कर रहे हैं, तो जनरल टू स्पेसिफिक में क्या होता है कि देखिए ग्रॉस मोटर प्रिसीड्स फाइन मोटर। एग्जांपल यहाँ पे दिया गया कि वेविंग होल आर्म पहले होता है, फिर पिकिंग अप ए पेन। देखिए इस चीज को हम लोग बहुत सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं, कि देखिए पहले हम ही लोग हैं या बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, तो पहले क्या करना सीखते हैं, चलना सीखते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया सिट स्टैंड वॉक। तो बच्चे ने पहले क्या वॉक करना सीखा, फिर दौड़ना सीख गया, फिर लेकिन हम जानते हैं कि 2 साल से पहले स्कूल क्यों नहीं भेजा जाता, क्योंकि बच्चों में वो बहुत सारी जो स्किल्स है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये फाइन मोटर्स जो स्किल्स हैं, एक एज से डेवलप होती हैं। उनको एज से पहले आप डेवलप नहीं करवा सकते हैं। यही रूल है कि 2 साल के बाद ही स्कूल में बच्चों को एंट्री दी जाती है, जहाँ पे बच्चे एक्टिविटी करके अपने पीयर ग्रुप से, अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करना सीखते हैं। तो फाइन मोटर स्किल्स में क्या होता है,
देखिए जो छोटे-छोटे मसल्स हैं, जैसे हम अपने हाथ की जो फिंगर्स हैं, इनको यूज़ करके अगर कोई काम कर रहे हैं, एक अपने उँगलियों को फिंगर को यूज़ करके हम एक ग्लास पकड़ते हैं, एक कप पकड़ते हैं, फिर वो छोटे-छोटे और उनके छोटे मसल से फिंगर्स को यूज़ करके हम लिखना शुरू करते हैं, पेन पकड़ना शुरू करते हैं। तो ये क्या है? ये फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर ये आपकी है स्किल है। और ग्रॉस मोटर स्किल, जैसे एक बच्चा वॉक करना चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, तो ये क्या है? जिसमें आपके बड़े मसल्स यूज हो रहे हैं, जिसमें आपके बॉडी का बैलेंस मांग रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। एंड फाइन मोटर स्किल क्या होता है? जिसमें छोटे छोटे मसल्स यूज, जैसे आपके फिंगर का यूज हो रहा है, आपके दो उंगलियां यूज करके हम एक पेन पकड़ते हैं, उसे लिखना शुरू करते हैं। तो फाइन मतलब छोटे मसल्स हम यूज कर रहे हैं, तो फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मतलब बड़े मसल्स हम यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम हमारा बॉडी का बैलेंस मांगेगा, तो हम वॉक करना सीख रहे हैं, तो वॉक तो तभी कर सकते हैं ना, दौड़ तभी सकते हैं जिसमें पूरी बॉडी का हमें बैलेंस चाहिए, पूरे मसल्स का हमें सपोर्ट चाहिए। तो हम इसीलिए इसको ग्रॉस मोटर। तो हम पहले वॉक करना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, उसके बाद फाइन मोटर स्किल हम डेवलप हमारे बॉडी में होता है, बच्चे में होता है। तो ये क्या है? एक जनरल टू स्पेसिफिक इसको बोला जाता है डेवलपमेंट में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अभी तक क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं कि एवरी चाइल्ड हैज ए यूनिक टाइमलाइन। हाँ, तो देखिए हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, और उसका जो डेवलपमेंट होता है वो भी अपने आप एक अपने में यूनिक टाइमलाइन भी अपना लेता है। जैसे दो बच्चे हैं, नॉर्मल दो बच्चों का हम कंपेयर करें, जैसे चाइल्ड ए है और चाइल्ड बी है, तो इनके प्रिंसिपल्स भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, अगर दो बच्चों को हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये हर बच्चा अलग होता है। एक ही माँ बाप के अगर दो बच्चे होते हैं तो वो भी डिफरेंट होते हैं। तो देखिए एवरी चाइल्ड इज यूनिक, हर बच्चा अपने में यूनिक है। ईश्वर के हर एक क्रिएशन जो होती है उस वो यूनिक होती है, हर बच्चे में अपना अलग अलग क्वालिटीज होती है। किसी का इमोशनल फ्रंट बहुत अच्छा होता है, कोई सोशल स्किल्स किसी की बहुत अच्छी होती हैं, किसी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि डोंट कंपेयर, दो बच्चों की कभी तुलना नहीं की जाती है। और अपने आप में ईश्वर के हर क्रिएशन अपने आप में एक बहुत यूनिक और बहुत ब्यूटीफुल क्रिएशन है। टू चिल्ड्रन ऑफ सेम एज विल लाइकली टू हैव डिफरेंट लैंग्वेज और फिजिकल लेवल्स। अगर हम दो बच्चों की बात कर रहे हैं, तो सेम एज के अगर मान लीजिए दो बच्चे हैं, तो एक बच्चा गांव में रहता है, एक सिटी में रहता है, तो इस तरह क्या हो गया कि बच्चे का इन्वायरमेंट भी चेंज हो गया। हाँ, और हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि बच्चे के डेवलपमेंट में उसका इन्वायरमेंट और उसके जो हेरिडिटी जीन्स होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जैसे मैं तुलना कर रही हूँ कि दो बच्चे हैं, अलग अलग पेरेंट्स के बच्चे हैं, एक बच्चा गांव में रहता है, एक सिटी में रहता है, तो दोनों में अलग अलग डिफरेंस होगा। एक बच्चा, अलग अलग बच्चे अलग अलग माहौल में रहते हैं, तो एक गांव का बच्चा गांव का लैंग्वेज सीखेगा, फिर सिटी में जो बच्चा है वो हिंदी भी सीखेगा, साथ में अच्छे स्कूल में अगर पढ़ता है तो इंग्लिश भी सीखेगा। फिर फिजिकल लेवल्स भी इनके डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि किस बच्चे का कितना डेवलप, कितना उसके पेरेंट्स फोकस्ड हैं उसके ऊपर, कितना उसका आसपास का इन्वायरमेंट एक्टिव है उसकी ग्रोथ को लेके, ये सारी चीजें एक बच्चे के डेवलपमेंट में ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस सेम एज के बच्चे अपने आप में उनकी लैंग्वेज लर्निंग में और फिजिकल लेवल में भी काफी डिफरेंट हो सकते हैं। अब दूसरा एक प्रिंसिपल है कि रेट वैरिज मतलब उनमें जो इनका डेवलपमेंट है ये भी अलग अलग, जैसे हमने में क्या डेवलपमेंट की ही हम बात कर रहे थे कि फिजिकल लेवल पे डेवलपमेंट भी सेम एज के बच्चों में अलग अलग हो सकता है, अगर उनका इन्वायरमेंट अलग हो, उनका हेरिडिटी अलग हो। और डेवलपमेंट स्पीड्स इज नॉट यूनिफॉर्म, सारे बच्चों में डेवलपमेंट जो होता है वो एक जैसा नहीं हो सकता है। वन चाइल्ड वॉक्स एट 10 मंथ, इसे हम सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि एक बच्चा होता है कि 10 महीने में चलता, ऐसा बिल्कुल होता है। मैंने अपने आसपास बहुत सारे बच्चों को देखा है कि एक कुछ बच्चे होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग है, तो 10 महीने में चलने लगते हैं, और दूसरा एक बच्चा है उसको 14 महीने लग सकते हैं वॉक करने में। तो ये जो रेट है डेवलपमेंट का ये अलग अलग वैरी कर सकता है। तो सो डोंट कंपेयर, रिस्पेक्ट इंडिविजुअल प्लेस, इसलिए दो बच्चों को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। सबकी जो इंडिविजुअल जो स्पेस है, इंडिविजुअल जो उनका पेस है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए।
अब हम देखिए, अब हमने इधर सारे फ्रंट पे हमने बात की, तो इसी चीज को हम लोग एक पूरा हॉलिस्टिक व्यू में भी समझ सकते हैं। द होल चाइल्ड, ए मल्टी डायमेंशनल व्यू। तो एक बच्चे को क्या है कि हम एक मल्टी डायमेंशनल व्यू में देख सकते हैं। उसके पीछे रीजंस हैं, देखिए, ऑल डायमेंशंस आर इंटरकनेक्टेड। सारी जो डायमेंशन देखिए, यहाँ पे 4 डायमेंशन दिया गया है: फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। तो देखिए, ये सारे जो फ्रंट हैं, एक बच्चे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, देखिए, हाइट होता है, वेट होता है, मोटर स्किल है। जैसे एक बच्चा होता है कि बहुत एक्टिव है, वो 10 महीने में दौड़ने लगा। एक बच्चा थोड़ा सा स्लो है, अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं, तो वो हो सकता है 14 महीने में दौड़े। तो ये क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें बच्चे का क्या आता है, थिंकिंग, वो कैसे सोचता है, रीजनिंग करता है, प्रॉब्लम अगर कोई आती है तो उस टाइम में उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट का मतलब दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है। क्या कि कुछ बच्चे बहुत पोलाइट होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े एग्रेसिव होते हैं। तो कुछ बच्चे बड़े दूसरे बच्चों के साथ बड़े प्यार से बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं, तो मतलब सोशली कहीं ना कहीं बहुत लविंग होते हैं। तो ये क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट, सोशल इनका स्किल होता है। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, फीलिंग को कंट्रोल करना। मान मान लो कि कुछ लोग बहुत पोलाइट होते हैं, लविंग होते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे में आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे बैलेंस करके चलते हैं, ये क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो एक बच्चे का अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, तो उसका डेवलपमेंट चारों फ्रंट पे डिपेंड करता है, और सब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। अगर बच्चा एक भी एरिया में, इन चारों एरिया में अगर लैग कर रहा है, तो कहीं न कहीं वो दूसरा जो एरिया है ना, उसपे वो उसका जो अफ़ेक्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चे में इमोशनल इनसिक्योरिटी है, किसी भी रीज़न्स की वजह से, फैमिली फ्रंट पे या किसी रीज़न से, तो उसका एकेडमिक लर्निंग भी कहीं न कहीं डिफ़िकल्ट होगा। ये कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ों को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और लेकिन ये है कि अगर एक इमोशनल फ्रंट पे बच्चा लैग कर रहा है, तो उसके और भी दूसरे जो फ्रंट है, उस पे भी वो लैग कर सकता है। 100% नॉट श्योर, बट चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो हॉलिस्टिक होता है। अगर बच्चे का चारों फ्रंट पे फोकस किया जाए, और चारों में बच्चा एक बैलेंस अप्रोच के साथ उसका डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए, तो एक बच्चा बहुत अपने आप में बहुत समझदार और बहुत अच्छा इंसान बन के वो निकलता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, एक मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको हम लोग हॉलिस्टिक भी बोलते हैं। और इनका देखिए, जो डेवलपमेंट होता है उस पे 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है: नेचर एंड इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट इक्वल टू क्या होता है, इसको एक फॉर्मूला से समझ सकते हैं कि इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट। तो हमारे देखिए, पेरेंट्स जब होते हैं, तो आपके पेरेंट्स जैसे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे जीन्स में मिलती हैं। उसके पेरेंट्स बहुत खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, इंटेलेक्चुअल भी बहुत स्मार्ट हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जिन्स में होती है, तो बच्चे में भी आ जाती है। और लेकिन इन्वायरमेंट का भी रोल हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट का रोल है। इन्वायरमेंट प्लस जो हेरिडिटी होता है, एक बच्चे को अच्छे से हॉलिस्टिक तरीके से डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट इज नेवर जस्ट वन आर अदर। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक का भी रोल अगर हम हटा दें तो बोलें कि नहीं, एक बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं। दोनों का रोल अब बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे एक बच्चे के पालने में मदर और फादर दोनों का रोल होता है, क्योंकि एक मदर नर्चरर है, उसको प्रेम करती है, उसको सब कुछ सिखाती है। तो लेकिन एक फादर क्या होता है, एक बच्चे को डिसिप्लिन करता है। तो दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि एक मदर का होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकती है, बट एक फादर का रोल भी एक मदर कंप्लीटली नहीं रोल निभा सकती। इसीलिए एक बच्ची के डेवलपमेंट में नेचर और इन्वायरमेंट का सेम रोल है, उसी तरीके से जैसे एक मदर और फादर का होता है। व्हाट इज लर्निंग, अब हम लोग लर्निंग की बात करते हैं। तो देखिए, लर्निंग जो होती है, लर्निंग इक्वल टू एक्सपीरियंस प्लस प्रैक्टिस इक्वल टू परमानेंट चेंज। तो ये क्या होती है, लर्निंग होती है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल, हम एक इसको एग्जांपल समझ सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, अपने फ्रेंड्स को देखता है साइकिल चलाते हुए, तो उसका भी मन करता है कि नहीं मुझे भी सीखना है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को साइकिल चलानी आती है और वो अपने अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ साइकिलिंग करते हैं। बट उसको नहीं आता तो उसके फादर फिर उसको साइकिल प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, बच्चा स्टार्टिंग में तो चला नहीं पाता, बार बार गिर जाता है, पैडल नहीं मार पाएगा, फिर शुरू में उसको कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। तो धीरे धीरे क्या बच्चा प्रैक्टिस से, और फिर धीरे धीरे जो वो प्रैक्टिस करता है तो उसमें कुछ कुछ दिन कुछ महीने लगते हैं। तो वो उतने दिनों के जो अनुभव होते हैं और प्रैक्टिस से फाइनली बच्चा क्या साइकिल चलाना सीख जाता है। तो क्या हुआ, एक परमानेंट चेंज हुआ कि बच्चा को साइकिल नहीं आती थी लेकिन फाइनली सीख गया। तो ये क्या हुआ, एक परमानेंट चेंज हुआ, अस्थाई परिवर्तन हुआ। तो लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर और नॉलेज ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। तो लर्निंग कहाँ से आती है, एक्सपीरियंस से आती है और प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे है कि सीखना इक्वल टू अनुभव और अभ्यास से होने वाले अस्थाई परिवर्तन जो होते हैं उनको हम लर्निंग बोलते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ सीटेट ट्रैप्स भी होते हैं जो आपको अच्छे से पता। लर्निंग नॉट इक्वल टू मैचुरेशन, लर्निंग नॉट इक्वल टू मैचुरेशन इसमें लिखा हुआ ये क्या है, गलत है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लर्निंग का देखिए अपना एक रोल होता है, ये प्रैक्टिस से और धीरे धीरे आती है। मैच्योरेशन भी है, एक परिपक्वता होती है। और परिपक्वता और लर्निंग दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड ही हैं कहीं ना कहीं। बट ये है कि नॉट इक्वल टू परिपक्वता, ये गलत है। ठीक है, और लर्निंग नॉट इक्वल टू रोट मेमोराइजेशन ओनली, ये भी गलत है। क्योंकि देखिए हम चीजों को रटते हैं, ये सही तरीका नहीं है लर्निंग का। तो इस चीज को पेडागोजी का पार्ट है, पेडागोजी में हम लोग इसको डिटेल में अच्छे से समझेंगे। और लर्निंग नॉट इक्वल टू टेम्पररी चेंज, तो हम यहाँ पे हमने बोला कि लर्निंग का मतलब होता है परमानेंट चेंज। ठीक है, तो ये टेम्पररी चेंज अगर नॉट इक्वल टू ये गलत है। ठीक है, अब हम लोग इनके क्या करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स, आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग है उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसमें देखिए लिखा पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पर्पजफुल, मतलब उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। दूसरा क्या है, एक्टिव, मतलब इसमें जो सीखने वाला है बच्चा है वो क्या एक्टिव होना चाहिए। कंटिन्यूअस, मतलब ये लर्निंग अपने आप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, एक बच्चा है साइकिलिंग करना सीखता है तो ये लगभग 1 महीने का प्रोसेस था। जब पहली बार बच्चा सीखता है तो इतनी आसानी से नहीं सीखता है, बार बार गिरता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, डर जाता है, फिर उसको चोट भी लग जाती है। तो ये अपने आप में क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस, लेकिन बच्चा सीखता रहता है, फिर एक दिन वो साइकिल आराम से चलना सीख लेता है। इन्वॉल्व्स चेंज, इसमें क्या चेंज के पहले बच्चे को नहीं आ रहा था साइकिल, फिर क्या है जब उसने सीख लिया तो क्या है इन्वॉल्व्स चेंज। तो एक चेंज आया कि बच्चे को पहले साइकिल नहीं आती थी लेकिन वो साइकिल चलाना सीख गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लर्निंग के लिए, देखिए इन्फ्लुएंस्ड बाय मोटिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मोटिवेशन नहीं है तो फिर आप किसी भी फील्ड में नहीं सीख सकते हैं, चाहे इमोशनल फ्रंट हो, सोशल फ्रंट हो, कॉग्निटिव हो या फिजिकल हो। सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानती हूँ कि मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ का। अगर बच्चा अपने पीयर ग्रुप में लोगों को, दोस्तों को देखता है साइकिल चलाते हुए तो उसको भी मोटिवेशन आई तो फिर वो मोटिवेट होता है। और ये मोटिवेशन क्या है, इंटरनल फीलिंग्स होती हैं कि आपको भी सीखना है, मेरे फ्रेंड्स को आता है मुझे नहीं आता, मुझे भी मेहनत करना है, मुझे सीखना है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो कि अंदर से आती है। तो फिर बच्चा एफर्ट लगाता है, फिर एफर्ट लगाता है तो उसका एक पर्पज है लाइफ में। जैसे इसी एग्जांपल को हम लोग समझेंगे कि लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को, सबसे पहले बच्चा देखा, मोटिवेट हुआ कि हाँ उसको भी सीखना है। फिर पर्पज क्या था उसका, साइकिल चलाना, साइकिल को अच्छे से सीखना चलाना, उसमें एक्सपर्टीज हासिल करना। तो क्या हुआ पर्पज, तो उसने एफर्ट लगाना शुरू किया। फिर बच्चा क्या हुआ, एक्टिव हो गया, साइकिल चलाने लगा, सीखने लगा, गिरा, हार नहीं माना। तो क्या बच्चा इसमें एक्टिव होके क्या हो रहा, अब साइकिल चलाना सीख रहा है। ये क्या है, अपने आप में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, 1 महीने का लगभग प्रोसेस है जिसमें बच्चा चलता है, गिरता है, दौड़ता है, साइकिल को पैडल मारता है,
फिर कई बार गिर भी जाता है लेकिन हार नहीं मानता। तो ये अपने आप में कंटिन्यूअस प्रोसेस था। फिर फाइनली एक दिन ऐसा आता है कि बच्चा अच्छे से साइकिल चलाना सीख जाता है, बिना किसी हेल्प के, बिना अपने पेरेंट्स के हेल्प पे। तो क्या है, ये अपने आप में एक चेंज आया कि बच्चा स्टार्ट किया था कहाँ से, जीरो से, और फाइनली अब बच्चा साइकिल चलाना सीख गया। तो उसी एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया, ताकि सबको अच्छे से चीजें समझ आ सकें। अब हम देखते हैं कि इंजन ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, जैसा मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, मोटिवेशन इज द फोर्स दैट इनिशिएट्स, डायरेक्ट्स एंड सस्टेन्स लर्निंग बिहेवियर। ये अपने आप में एक फोर्स है जो आपको अंदर से, बोलते हैं इंटरनल फायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सी टेट क्वालिफाई करना है, कोई भी टेट क्वालिफाई करना है, यूपी टेट, और अच्छे मार्क्स लाना है, तो आपके अंदर का अगर मोटिवेशन नहीं है, फायर नहीं है, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके अंदर फायर रहेगा तो आप खुद से भी पढ़ाई करेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स सर्च करेंगे और देखेंगे कौन किस चैनल से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, कौन लोग अच्छे से करा रहे हैं, तो आप उस पर एफर्ट लगाएंगे, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, PYQ करेंगे। तो फाइनली क्या होगा, ये एक मोटिवेशन के थ्रू ही हो रहा है। तो मोटिवेशन क्या है, एक फोर्स है जो कि शुरुआत करने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप एफर्ट लगाते जाते हैं, उस चीज में उतनी आपकी एक्सपर्टीज होती जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग क्या है। लर्निंग तो हमने देख लिया कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। हमने अभी देखा ही कि लर्निंग क्या होता है, एक्सपीरियंस प्लस प्रैक्टिस होती है, लर्निंग होती है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो डिफरेंस इनका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लर्निंग और डेवलपमेंट समटाइम्स लोग उसको एक ही समझ लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, लर्निंग होती है गोल ओरिएंटेड, ठीक है। जैसे इस बस में बच्चे बच्चे ने को साइकिल सीखना था, तो उसका गोल क्या था, साइकिलिंग को सीखना, एक्सपर्टीज हासिल करना। तो बच्चे ने क्या सीखा, ये क्या था, एक लर्निंग प्रोसेस था, गोल था। तो तभी बच्चे ने एफर्ट लगाया। अब बच्चे ने क्या किया, अब यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की जाए तो यूनिवर्सल डेवलपमेंट क्या है, अपने आप ही यूनिवर्सल प्रोसेस है। जैसे एक हर बच्चे का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। जैसे बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ने लगता है। तो ये क्या है, इसमें जो स्टेप्स हैं वो हम डिसाइड नहीं करते हैं, और किसी भी स्टेप्स को हम स्किप भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा डिफरेंस क्या होता है, शॉर्ट ऑब्लिक लॉन्ग टर्म। ये जो लर्निंग प्रोसेस होती है, ये शॉर्ट भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, और बड़ी लंबी भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका लक्ष्य क्या है, किस चीज को सीखने में कितना समय लगता है। कभी कम टाइम भी लग सकता है, कभी ज्यादा भी लग सकता है। तो ये चीज आपका लर्निंग में आ जाता है। और डेवलपमेंट ऐसा प्रोसेस है ये कि लाइफ लॉन्ग चलती है, क्योंकि हम डेवलपमेंट के अंदर लगभग चार हमने फ्रंट को देखा था, फिजिकल देखा था, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। तो चार जब स्किल्स की हम बात करते हैं, तब वहां पर डेवलपमेंट की बात आ जाती है। तो जब ये चारों फ्रंट है एक लाइफ में, लगभग हमारे 18 साल तक, 20 साल तक, 18 साल तक हमारा फिजिकल डेवलपमेंट फिर खत्म हो जाता है। फिर धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं आपका ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक एज तक होता है, फिर ये बंद हो जाता है। फिर उसके बाद आपका सोशल होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग ये प्रोसेस चलते रहते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। इस लाइफ में हमेशा हमें नदी की तरह से बनना चाहिए, जैसे नदी कभी रुकती नहीं है और हमेशा चलती रहती है। तो ऐसे ही हमें भी अपना एटीट्यूड रखना चाहिए, लाइफ में हमेशा सीखते रहना चाहिए, डेवलप करते रहना चाहिए। अदरवाइज जब एक छोटे से लेक की तरह से बन जाता है, जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है तो पानी सड़ने लगता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, लाइफ को हमेशा और इंसान को हमेशा एक नदी की तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये चीजें आपको क्या एक बेहतर इंसान बनाते हैं और बहुत आगे भी ले जाते हैं। एक तीसरा हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट एंड प्रैक्टिस। जो आपकी लर्निंग होती है उसमें इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंड प्रैक्टिस का। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि बच्चे ने अपने पीयर ग्रुप में देखा, उसके फ्रेंड्स अपने ग्रुप में साइकिलिंग कर रहे हैं,
तो उसको क्या हुआ, एक मोटिवेशन आया कि नहीं उसको भी साइकिल सीखना है। तो आपका इन्वायरमेंट जैसा रहता है तो आपको भी मोटिवेशन मिलती है, फिर उस बच्चा उस पे एफर्ट लगाता है, प्रैक्टिस करता है, तो फिर क्या होता है, उसको चीजें चीजें समझ आने लगती हैं, फिर वो मेहनत करने लगता है, तो फिर उसको लर्न कर जाता है। अब दूसरा हम लोग डेवलपमेंट पे बात करते हैं, जो डिपेंड्स ऑन मैच्यूरेशन प्लस लर्निंग। ये जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, यहाँ की परिपक्वता प्लस अधिगम लर्निंग पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे ये लर्निंग जो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट और प्रैक्टिस पे, उसी से डेवलपमेंट डिपेंड करता है परिपक्वता कितना है, और लर्निंग कैसी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट फॉर लर्निंग के लिए क्या होता है, एक्सपीरियंस होने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, टेम्प्रोरी चेंज, फेटिक, ड्रग, अस्थाई। ये जो टेम्प्रोरी जो चेंज होते हैं ये लर्निंग में नहीं होते। लर्निंग का मतलब होता है एक परमानेंट चेंज। जैसे एक बच्चा साइकिल नहीं चलाना आता था, फिर वो सीख गया, तो ये लाइफ लॉन्ग वो है प्रोसेस हो गया कि एक परमानेंट चेंज आ गया कि उस बच्चे को अब कभी भी चला सकता है। अभी उसने चलाना सीख गया तो बुढ़ापे में भी साइकिल चला सकता है, यंग एज में भी चला सकता है, तो एक परमानेंट चेंज आ गया उसके अंदर। अब हम लोग देखेंगे कि इंटर रिलेशनशिप लूप क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया कि डेवलपमेंट प्रोवाइड्स द कैपेसिटी टू लर्न। जो विकास होता है वो कैपेसिटी प्रोवाइड करता है कि चीजें सीखने के लिए, और जो लर्निंग होती है स्पीड्स अप द डेवलपमेंट प्रोसेस। लर्निंग क्या होती है, जैसे अभी इस बच्चे ने साइकिल सीखा, तो लर्निंग अब एक प्रोसेस हुआ कि उसने साइकिल चलाना सीख लिया, फिर धीरे धीरे और भी चीजें वो चलाना सीखता है, तो बहुत सारी चीजों पे क्या उसका फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे से उसको मोटिवेशन आएगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर वो दूसरे फ्रंट पे भी चीजें सीखता है। तो इसी तरह से जो लर्निंग होता है वो डेवलपमेंट की प्रोसेस को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि डेवलपमेंट और लर्निंग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। लर्निंग डेवलपमेंट प्रोसेस को बढ़ा देता है, और डेवलपमेंट जो होता है वो लर्निंग की कैपेसिटी को प्रोवाइड करता है। इसीलिए जो गोल्डन रूल है, देखिए, लर्निंग एक्सेलरेट्स डेवलपमेंट। लर्निंग जो होता है आपकी डेवलपमेंट की प्रोसेस को तेज कर देता है, बट डेवलपमेंट सेट लिमिट। डेवलपमेंट, अब ये डेवलपमेंट का एक लेवल होता है, वो हो गया तो वो क्या होता है कि लर्निंग के लिए एक लिमिट सेट कर देता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे एक चाइल्ड कैन नॉट लर्न एल्जेब्रा until their cognitive development reaches the abstract thinking stage। देखिए, हम मैंने बोला ना कि बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, तो देखिए 7 साल तक हम सब जानते हैं कि 7 साल तक एक बच्चे का ब्रेन, एक छोटे बच्चे का काम भर का जो डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलप हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे रीजनिंग एबिलिटी, आपकी मैथमेटिक्स जो सॉल्व करना है बड़े बड़े, जैसे एलजेब्रा सीखना है, तो हर एज में अलग अलग डेवलपमेंट, कॉग्निटिव में भी अलग अलग डेवलपमेंट आती है। जैसे एलजेब्रा सीखने की भी अपनी एज है। अगर एक बच्चे को हम स्टार्टिंग में 1 2 3 सिखाते हैं, अगर 3 इयर्स का बच्चा है तो वो सीख जाएगा, लेकिन उसको एलजेब्रा सिखाएंगे तो नहीं सीख सकता है। वो पर्टिकुलर एक एज आएगा बच्चे का जब तभी वो सीख पाता है। तो ए चाइल्ड कैन नॉट लर्न एलजेब्रा अंटिल देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट रीचेज द, जब तक कि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टेज तक नहीं पहुंच जाती है, तब तक वो नहीं सीख पाएगा। जब वो बच्चा 6 7 में पहुंच जाएगा तो वो अब अलजेब्रा के बेसिक अब चीज़ों को समझना शुरू कर देगा, क्योंकि अब उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतनी इस लेवल तक पहुंच गई है कि वो लर्न कर लेंगे। लेकिन उसी, अगर 3 साल के बच्चे को अलजेब्रा हम पढ़ाएंगे तो नहीं सीख सकता है। इसलिए बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो लर्निंग के लिए एक लिमिट सेट करता है, और लर्निंग जो होती है वो हमारे डेवलपमेंट के प्रोसेस को तेज कर देती है। अब हम लोग देखेंगे कि ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। तो देखिए, ग्रोथ, अभी हमने लर्निंग की बात की थी और डेवलपमेंट की, अब हम लोग क्या ग्रोथ में और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस होती हैं, या दोनों कैसे आपस में हैं, इनका क्या रिलेशन, इसको भी समझ लेते हैं। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव, मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हाइट है, वेट है एक बच्चे में, तो हम जानते हैं कि एक एज का बच्चा की हाइट इतनी होती है, इतना वेट होता है, एक अनुमान लगाते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव होती है। और जो डेवलपमेंट होता है ये क्वालिटेटिव होता है, मतलब क्वालिटी इसमें होती है। जैसे एक बच्चे का इंटेलिजेंस कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है, तो ये क्या है, डेवलपमेंट के अंदर आता है। लिमिटेड पीरियड तक क्या होता है, एक क्वांटिटेटिव जो ग्रोथ होता है एक लिमिटेड टाइम तक ही होता है, लाइफ लॉन्ग नहीं होता। जैसे एक बच्चे की हाइट
हाइट बढ़नी है 18 साल तक, तो ये होगा, तो एक लिमिटेड टाइम था। ये क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, वॉर्म टू टॉम, जब तक हम जीते हैं तब तक हम माँ के गर्भ से लेके जब तक हम जीते हैं तब तक हम लाइफ लॉन्ग एक प्रोसेस होते हैं, को सीखते रहते हैं। फिजिकल चेंज, जो ग्रोथ के अंदर बस फिजिकल चेंजेज ओनली आती है, और जबकि हम डेवलपमेंट के अंदर हम डिस्कस करते हैं ओवरऑल पर्सनालिटी चेंज, सारी चीजें पर्सनालिटी के अंदर चारों फ्रंट आते हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए, वो सारे पर्सनालिटी का पार्ट होते हैं और एक बच्चे के डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं। तो ये कंप्लीट जो चीजें हैं वो डेवलपमेंट का पार्ट है। गोल्डन रूल, ऑल ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, बट ऑल डेवलपमेंट इज नॉट ग्रोथ। देखिए, जितने भी जो ग्रोथ हैं ये किसका पार्ट है, फिजिकल भी हमने बात की थी ना, फिजिकल जो ग्रोथ होता है वो डेवलपमेंट के अंदर आता है, बट ऑल डेवलपमेंट, सारे जो डेवलपमेंट हमने अभी बात की वो ग्रोथ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि मेजर डिबेट्स इन डेवलपमेंट, तो प्रमुख जो बहस है डेवलपमेंट को लेके उसको हम लोग अभी समझेंगे। तो देखिए क्या होता है, नेचर वर्सेस नर्चरर। तो इस चीज को देखिए, हम लोग अभी पीछे भी डिस्कस हमने किया था कि एक बच्चे का जो हेरिडिटी होता है और जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? कि देखिए, एक बच्चे को अलग अलग पेरेंट्स होंगे, पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं तो वो उसको जो अच्छी चीजें सिखाएंगे, और फिर बच्चे पेरेंट्स हैं कैसे हैं, अच्छे हैं और वेल मैनर्ड हैं, तो उनके जीन्स में भी वो सब चीजें आती हैं। तो नेचर वर्सेस नर्चरर, तो आपका इन्वायरमेंट प्लस जो प्लस जीन्स जो होते हैं एक बच्चे को क्या नर्चर करते हैं। जैसे एक बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ता है, अच्छी फैमिली का है, तो उसको आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसको हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में सपोर्ट करने वाले पेरेंट्स भी मिल रहे हैं और उसका एनवायरनमेंट भी मिल रहा है। एज अगर हम जस्ट अपोजिट बात करें कि एक बच्चा उसको इतना इनरिच इन्वायरमेंट फैमिली में नहीं पैदा हुआ है, लोअर मिडिल क्लास में, उसको अच्छे स्कूल का एनवायरनमेंट भी नहीं मिल रहा है, तो फिर वो बच्चा कहीं ना कहीं उस बच्चे से काफी पीछे हो जाएगा। तो इस तरह नेचर और नर्चरल दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी, तो देखिए कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को भी हम लोग समझ सकते हैं। एक क्या होता है, ये देखिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे कोई चीज होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे एक बच्चा क्या क्या होता है, जैसे एक बच्चा छोटा होता है फिर बैठना सीखता है, चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। तो ये क्या है, ये बताता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो धीरे धीरे होता है, और क्या होता है स्टेज में होता है। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है बट स्टेज वाइज है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि पहले बच्चे को दौड़ना सीख जाएगा, वो बैठना नहीं है बाद में सीखेगा। तो इस तरह ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, और स्टेज वाइज होता है। और ये देखिए दूसरा भी है, जैसे बच्चे की हाइट भी क्या होती है धीरे धीरे, दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं कि बच्चे की हाइट भी क्या धीरे धीरे बढ़ती है। और डिसकंटिन्यूटी डेवलपमेंट में क्या रोल है, तो डेवलपमेंट देखिए स्टेज में होता है। और जीन पियाजे के अनुसार क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे कि जो बच्चा अलग अलग स्टेज में सोचने का जो तरीका होता है हर बच्चे का वो अलग अलग होता है। तो डेवलपमेंट में दोनों एस्पेक्ट होते हैं, कुछ चीजें कंटिन्यूअस भी हैं और कुछ स्टेज वाइज है। इसीलिए हम बोलते हैं कि कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। मतलब क्या है कि हाइट बढ़ी तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, धीरे धीरे प्रोसेस है। लेकिन डिसकंटिन्यूटी क्या है कि इसका जो डेवलपमेंट है ये स्टेज वाइज होगा, पहले वो बैठेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर वो चलना और दौड़ना सीखेगा, तो स्टेज वाइज है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूटी का दोनों को एस्पेक्ट को ऐड करके चलता है। अब हम देखते हैं इंटेलिजेंस व्यू। इंटेलिजेंस व्यू में हम समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, यह जो डिबेट है यह बताता है कि इंटेलिजेंस एक ही होती है या कई प्रकार के। यहाँ पे बोला है इंटेलिजेंस व्यू, मतलब इसमें हम बहस करेंगे कि जो
बच्चे में जो इंटेलिजेंस होता है एक ही होता है या कई प्रकार की भी हो सकते हैं? तो देखिए क्या होता है, तो देखिए सिंगल इंटेलिजेंस भी हो सकता है। बच्चा जो होता है इंटेलिजेंस एक जनरल एबिलिटी होती है कि एक जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा कैसे रीजनिंग, कैसे किसी चीज को सोचता है और कैसे उसको डील करता है, ये क्या है, बच्चे का इंटेलिजेंस होता है। तो एक जनरल एबिलिटी है। और इंटेलिजेंस कई प्रकार की होती हैं। बाद में हम देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर ने इसके बारे में काफी डिटेल में बताया हुआ कि इंटेलिजेंस जो होते हैं मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए इंटेलिजेंस मल्टीपल टाइप्स के क्यों होते हैं। जैसे एक बच्चा हो सकता है कि उसका लैंग्वेज में बहुत अच्छा कमांड हो, तो क्या इसको हम बोलते हैं लैंग्विस्टिक बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं। कोई लॉजिकल चीजों को तर्क करने में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा म्यूजिक में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी हो सकती है, और कुछ लोगों में क्या सोशल स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती है। तो जो इंटरपर्सनल स्किल है उसको सोशल भी हम बोलते हैं। तो क्या इस तरह हमने देखा कि 5 तरीके की इंटेलिजेंस होती है, लिंग्विस्टिक होती है, लॉजिकल होती है, म्यूजिकल होती है, बॉडीली होती है, इंटरपर्सनल होती है, जिसको हम सोशल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। तो इसीलिए इंटेलिजेंस व्यू से भी क्या होता है कि 5 तरह के इंटेलिजेंस होते हैं और हर बच्चे में अलग अलग चीजें वैरी करती हैं। किसी में कोई बच्चा लॉजिकल व्यू बहुत अच्छा उसके अंदर होता है, किसी के अंदर बॉडीली वो इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, को किसी के अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मेजर डिबेट में हमने अभी देखा कि एक सबका रोल बहुत अलग अलग होता है। नेचर का भी होता है, इन्वायरमेंट का भी होता है, नर्चरर का भी होता है, और इंटेलिजेंस व्यू से भी हमने उसको देखा। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड की स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं। तो डेवलपमेंट एज क्या है, मल्टी डायमेंशनल, अभी हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि उसमें फिजिकल भी होता है, कॉग्निटिव भी होता है, सोशल भी होता है। और डेवलपमेंट इज नॉट क्या है, गलत क्या है, ओनली फिजिकल नहीं, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया इसमें चारों फ्रंट हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हॉलिस्टिक होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि डेवलपमेंट अपने आप एक हॉलिस्टिक प्रोसेस है। सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन, यूनिफॉर्म, ये सेम फॉर डेवलपमेंट क्या होता है, फॉर ऑल चिल्ड्रन, ये क्या है, यूनिफॉर्म है, नहीं यूनिफॉर्म नहीं, हर बच्चे में इसका रेट वैरी करता रहता है, गलत है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। और कॉन्टेक्चुअल, ये क्या है, डिपेंड्स ऑन द कल्चर, ये जो डेवलपमेंट होता है ये कल्चर पे भी डिपेंड करता है, मतलब एक तरीके से इन्वायरमेंट कैसा है। और बहुत सारे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, नर्चरर कैसे हैं, इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करते हैं। प्लास्टिक, ये क्या होता है, मॉडिफिएबल होता है। जैसे कोई अगर है, कोई बच्चा है, हो सकता है कि शुरू में उतना सोशली एक्टिव ना हो, या लोगों से उतना इंटरेक्ट करना ना उसको पसंद हो, लेकिन जैसे जैसे उसको इन्वायरमेंट मिलता है, नर्चरर अगर अच्छे मिलते हैं, पेरेंट्स मिलते हैं, तो बच्चों को बहुत सारी चीजें क्या होते हैं, सिखाते हैं। और वक्त के साथ, प्रैक्टिस के साथ और अनुभव के साथ हमने सीखा ना, लर्निंग कैसी होती है, प्रैक्टिस प्लस अनुभव। तो प्रैक्टिस बच्चा धीरे धीरे करते करते, लोगों को देख के, अपने दोस्तों को देख के, अपने पेरेंट्स को देख के धीरे धीरे वो लर्न करता है, सीखता है, प्रैक्टिस करता है। तो फिर ये जो डेवलपमेंट जो प्रोसेस होता है ये मॉडिफिएबल है, ये वक्त के साथ बहुत सारी चीजें उसमें चेंजेस आते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ इन्वायरमेंट गलत है, स्टॉप्स एडल्टहुड, नहीं एडल्टहुड नहीं होता, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसमें अब टीचर्स का रोल क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो टीचर का जो रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस है, ये क्या है कि रोल ऑफ टीचर, इसलिए मैंने इसमें बताया हुआ है क्योंकि ये पेडागोजी का पार्ट है। और सीडीपी अब खुद ही हम देख रहे हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है। तो एक टीचर का रोल कैसे होना चाहिए पढ़ाने में, ये देखिए आपके सीडीपी में 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें 10 से 12 या 15 नंबर इसके पेडागोजी के क्वेश्चंस भी आएंगे। और बाकी सब्जेक्ट्स में भी आते हैं, जैसे मैथ है, साइंस है, आपका हिंदी है, इंग्लिश है, सब में आते हैं। तो इसलिए इस पे जो पेडागोजी है उस पे एक हॉलिस्टिक एक फाउंडेशन आपका होना बहुत जरूरी है, जो कि सारे सब्जेक्ट में आपको हेल्प करेगा। 12 नंबर, 15 12 नंबर के मिनिमम क्वेश्चंस आते ही हर सब्जेक्ट में।
इसलिए हर चैप्टर में मैं थोड़ा-थोड़ा सा आपको इस पेडागॉजी का फाउंडेशन क्लियर करती जाऊँगी, ताकि वो ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो रोल ऑफ टीचर में पहला पॉइंट है कि रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमने पीछे भी देखा था कि हर बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो अलग-अलग होता है और उसका रेट वैरी करता है। तो इसलिए जो हर बच्चे कभी हमें तुलना नहीं करनी चाहिए, और हर बच्चे का जो इंडिविजुअल जो डिफरेंस है उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा फिजिकल फ्रंट पे बहुत अच्छा हो, फिजिकल फील्ड में कुछ बच्चे होते हैं सोशल फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, उनमें चीज़ों को डील प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रॉब्लम स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती है। कुछ लोग हो सकता है कि रीजनिंग एबिलिटी बहुत अच्छा हो। तो इसीलिए गॉड की हर क्रिएशन अपने आप में यूनिक है और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रोवाइड इन रिस्ट इन्वायरमेंट, एक टीचर को प्रयास करना चाहिए कि हर बच्चे को एक अच्छा समृद्ध वातावरण मिले, ताकि हर बच्चा स्कूल में जब आ रहा है तो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखे और एक बेहतर इंसान भी बने और अपने जो एकेडमिक एरिया में भी अच्छा परफॉर्म करे। फोकस ऑन प्रोसेस नॉट जस्ट प्रोडक्ट, हमें एक टीचर को हमेशा फोकस करना चाहिए किस पे, प्रोसेस पे, क्योंकि प्रोसेस से ही क्या होती है कि वो चीज़ें शुरुआत होती हैं, और नॉट जस्ट कि प्रोडक्ट क्या फाइनली बन के, यार उस पे नहीं, आपको फोकस करना है कि बच्चे को अच्छा इनरिच इन्वायरमेंट मिले, बच्चे का हम रिस्पेक्ट करें। हर बच्चे की अलग अलग क्वालिटी है, उसको पहचाने कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर सकता है। तो हमको उसके प्रोसेस पे फोकस करना है, नॉट जस्ट प्रोडक्ट। अवॉइड लेबलिंग, और बच्चे को कभी लेबलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं। हर बच्चा के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है और हर बच्चे में एक यूनिक क्वालिटी होती है। अब टीचर को समझना होता है और समझ के उसको उसी फील्ड में सपोर्ट करना होता है, ताकि हर बच्चा अलग अलग अपने अपने फील्ड में जो ईश्वर ने जो उसको स्किल प्रोवाइड की है उसमें अच्छे से परफॉर्म कर सके, उसको इनरिच इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, ताकि वो बहुत अच्छा बेहतर इंसान भी बने और उसको जो क्वालिटी ईश्वर गॉड गिफ्ट ने दी है उसको भी हम निखार सकें। इसलिए अवॉइड लेबलिंग, क्योंकि लेबल करने से बच्चे कॉन्फिडेंस लूज होगा और फिर वो लाइफ में हर हर फ्रंट पे, इमोशनल फ्रंट पे, सोशल फ्रंट पे वो लैग करेगा। तो पेडागोजी टिप क्या है? ऑलवेज चूज द ऑप्शन दैट सजेस्ट ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल। हमेशा आपको क्वेश्चंस जब पेडागोजी के आएंगे तो ऐसे ही ऑप्शंस को आपको चूज करना है जिसमें ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट पॉसिबल हो। इंक्रीमेंटल व्यू होनी चाहिए जिसमें ग्रोथ हो और इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, ऐसे ही आपके ऑप्शंस चूज करने हैं। क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें बच्चे फंस जाते हैं ट्रैप में, तो फिर क्वेश्चन के आंसर गलत करके चले आते हैं। अब वन पेज रिवीजन है। इसमें देखिए हमने जो अभी सारी चीज़ें डेवलप अभी डिस्कस किया था, जैसे डेवलपमेंट था, तो लर्निंग एस्लेट्स डेवलपमेंट, और फिर ये क्या हॉलिस्टिक होता है डेवलपमेंट, फिजिकल कॉग्निटिव सोशल लाइफ लॉन्ग, इसी चीज़ को यहाँ पे एक मैप की तरह से आपको समझना है। और ये ग्रोथ है, सीक्वेंस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिर इसका क्या है, डेवलपमेंट जो होता है हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट का मल्टीप्लाई करके ही जो डेवलपमेंट होता है। टीचर का रोल क्या होता है, इनरिच्ड इन्वायरमेंट प्लस इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना है और उसको एक समृद्ध इन्वायरमेंट देना है। इसलिए ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस की। तो वन पेज रिवीजन को आप अच्छे से समझ लीजिए, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर इसको प्यार से मन लगा के आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और ये सब्जेक्ट आपके बाकी सब्जेक्ट में भी बहुत हेल्प करेगा आपको पेपर क्लियर करने में। इसको मन लगा के पढ़िए, और अगर कोई सजेशंस हो तो ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही मुझे बताएं कि डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है या डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या है, कि आपको क्लैरिटी आई है कि नहीं है। थैंक यू सो मच।